तो टॉपिक का नाम है कलेक्शंस। ये कलेक्शंस क्या होता है, तो कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर लिखते भी जाएं। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर वन, कलेक्शन इज अ फ्रेमवर्क। कलेक्शन इज अ फ्रेमवर्क। ठीक है। अब ये फ्रेमवर्क क्या होता है? ठीक है। जैसे कि अ, आपने देखा होगा, किसी बेड को, पलंग को देखा होगा, तो उसको क्या करते हैं, कुछ टुकड़ों में लेके आते हैं। ठीक है, ऑटो में रख दिया, उसको टुकड़ों में लेके आया और घर पे आया और नट बोल्ट से उसे कस दिया। ठीक है, मतलब ऑलरेडी चीजें बनी हुई है, आपको जहां पर उसे यूज करना है वहां पर आप क्या करो, उसे यूज कर सकते हो। तो ये क्या है? फ्रेमवर्क है। ठीक है, तो कलेक्शन क्या है? फ्रेमवर्क। मतलब पहले से बनी हुई क्लासेस हैं, उन क्लासेस को आपको जहां भी यूज करना है या किसी भी प्रोग्राम में यूज करना है तो आप उसे यूज कर सकते हो। तो आपको वो नई क्लासेस बनाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बनी बनाई क्लासेस है, आपको सिर्फ यूज करना है। ठीक है, तो कलेक्शन क्या है? एक फ्रेमवर्क। अब कलेक्शन फ्रेमवर्क तो है, देखिए, कलेक्शन फ्रेमवर्क मतलब कई सारे इसमें क्लासेस, कई सारे इंटरफेसेस होंगे इसमें। ठीक है, इस पूरे ग्रुप को हम क्या बोल रहे हैं? कलेक्शन। और इसको क्या बोल रहे हैं? इट इज अ फ्रेमवर्क। अच्छा, आगे और लिख देते हैं, दैट प्रोवाइड्स। क्या प्रोवाइड करता है? दैट प्रोवाइड्स एन आर्किटेक्चर टू स्टोर एंड मैनिपुलेट द ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए, आर्किटेक्चर यानी कि स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है स्टोर और मैनिपुलेट करने के। स्टोर करना और मैनिपुलेट मतलब फेरबदल करना ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये काम तो डेटा स्ट्रक्चर भी करता है। डेटा स्ट्रक्चर एक आर्किटेक्चर की। ठीक है, मतलब स्टैक में कैसे आप डेटा स्टोर करवा पाओगे, क्यू में कैसे स्टोर करते हैं, लिंक लिस्ट में कैसे करते हैं, ट्री में कैसे करते हैं, ग्राफ में कैसे करते हैं। तो आप क्या करते हो? स्टोर करते हो, वहां से डेटा को निकालना, रखना, डिलीट करना, मतलब मैनिपुलेशन भी करते हो। तो भाई डेटा स्ट्रक्चर में जो काम होता है ना, वही काम के लिए जावा ने क्या बनाया है? कलेक्शन फ्रेमवर्क। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कलेक्शन कैन अचीव ऑल द ऑपरेशन दैट यू कैन परफॉर्म ऑन डेटा, सच एज सर्चिंग, सॉर्टिंग, इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन, मैनिपुलेशन, रिट्रीविंग। ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये सारे परफॉर्म हम डेटा स्ट्रक्चर में भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो जावा ने पहले से बनी हुई क्लासेस और इंटरफेस बना के रख दिया है जो डेटा स्ट्रक्चर जैसे काम परफॉर्म करे, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? कलेक्शन फ्रेमवर्क। ठीक है, अब कलेक्शन, ठीक है, आपने बहुत सारी सब्जियां किसी एक ही कटोरे में रख दिया। आपने बहुत सारी सब्जियां किसी एक ही कटोरे में रखा है, तो आपने क्या किया? एक कलेक्शन कर लिया ना, कई सारी सब्जियां एक ही कटोरे में, मतलब कलेक्शन है आपके पास कई सारी सब्जियों का। और कई सारी सब्जी जब एक ही वो बर्तन में है, कटोरे में है, तो वो क्या कहलाएगा? सिंगल यूनिट। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि कलेक्शन मीन्स सिंगल यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिंगल यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, अब यहाँ पर क्या क्या आपको चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो एक मैं हायरार्की आपको बता देता हूँ। तो अगला हमारा एक पॉइंट आएगा, हायरार्की। हायरार्की ऑफ कलेक्शन फ्रेमवर्क। हायरार्की ऑफ कलेक्शन फ्रेमवर्क। कलेक्शन फ्रेमवर्क की हायरार्की। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताने के लिए पावर पॉइंट का यूज कर लेता हूँ।
ओके, एक हायरार्की हम यहाँ पर क्रिएट कर दें। सेट, और सेट में पढ़ना पड़ेगा आपको हैश सेट। देखिए जो जो चीज़ें पढ़नी है वो मैं आपको बस बता रहा हूँ क्या क्या पढ़ना होगा। एंड ट्री सेट। ओके, तो ये पूरा हायरार्की है। अब इस पे आ जाता हूँ कि कौन क्लास है और कौन इंटरफेस है। ठीक है, कौन क्लास है और कौन इंटरफेस है। आइट्रेबल ये एक क्लास है, तो ध्यान रखिए। अच्छा, एक उसमें बात याद रखिएगा, जो एरो है वो सबके ऊपर की तरफ है ना। आई आइट्रेबल क्लास है, कलेक्शन सॉरी सॉरी आइट्रेबल इंटरफेस है, कलेक्शन इंटरफेस है, लिस्ट क्यू और सेट ये भी इंटरफेस है। अब क्लासेस कौन सी है, ये वाली। ठीक है, तो इनको हम दे देते हैं कुछ ऐसा कलर। ठीक है, ये सब क्या है, क्लासेस है। वेक्टर भी क्लास है, डी क्यू भी क्लास है, हैश सेट भी क्लास है, ट्री सेट भी क्लास है। ठीक है, और जो ब्लू कलर में है वो क्या है, इंटरफेस। क्लियर, जो ब्लू कलर में है वो है इंटरफेस। अच्छा, एक और बात याद रखना है कि जो एरो है वो ऊपर की तरफ। ठीक है, एरो ऊपर की तरफ है। ओके, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देन चैट बॉक्स में लिख लीजिए कि स्क्रीनशॉट डन। देन इसके आगे का मैं आपको बताता हूँ। ओके, वेरी गुड। नाउ, तो देखिए हमने पढ़ा था कि इंटरफेस किसी अनदर इंटरफेस से ही एक्सटेंड होता है। तो कलेक्शन एक्सटेंड हो रहा है आई ट्रेबल से, लिस्ट एक्सटेंड हो रहा है कलेक्शन से, क्यू कलेक्शन से, सेट कलेक्शन से। लेकिन क्लास किसी इंटरफेस को क्या करती है, इंप्लीमेंट। तो एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट और वेक्टर ये तीन क्लास लिस्ट इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही है। डी क्यू क्लास क्यू इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही है, और हैश सेट ट्री सेट क्लास ये सेट इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही है। ठीक है, तो रिलेशन कुछ ऐसा रहेगा, ये याद रखिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, वो स्क्रीनशॉट रखिएगा अपने पास क्योंकि बार बार आपको देखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, ये इंटरफेस। अब आइट्रेबल इंटरफेस एम्प्टी इंटरफेस है, लेकिन कलेक्शन इंटरफेस के कुछ मेथड्स हैं जिसको ये क्लासेस इंप्लीमेंट करती हैं। ओके, कलेक्शन इंटरफेस को की क्लासेस इंप्लीमेंट करती हैं।
तो इधर लिख देता हूँ मैं डन इन पीपीटी। नाउ नेक्स्ट, मेथड्स ऑफ कलेक्शन इंटरफेस। कलेक्शन इंटरफेस के मेथड्स, तो कौन कौन से मेथड्स हैं कलेक्शन इंटरफेस के? तो आते हैं फर्स्ट, ऐड मेथड। ठीक है, कलेक्शन यानी कि डेटा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में डेटा को आपको ऐड कराना है। ठीक है, कलेक्शन मतलब क्या, डेटा स्ट्रक्चर ही तो है, तो ऐड कराना है। ठीक है, नेक्स्ट, ऐड ऑल। थर्ड, रिमूव। फोर्थ, रिमूव ऑल। फिफ्थ, साइज। सिक्स, ईयर। ओके, सेवन, कंटेन्स। एट, आइट्रेटर। ओके, नाइन is empty. 10 equals। ओके, तो ये क्या है, ये कुछ मेथड्स है जो जो फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, वो मेथड्स हैं। अब इनके आपको क्या याद रखने हैं, रिटर्न टाइप। अच्छा देखिए, कलेक्शन इंटरफेस के ये क्या हैं, मेथड्स हैं। मतलब ये मेथड्स इन सभी क्लासेस पे अप्लाई होंगे, मतलब आपको यही मेथड याद रखने हैं, और ये जो मेथड्स हैं इन सभी क्लास पे ये अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, एरे, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर, डी क्यू, हैश सेट, ट्री सेट। ठीक है, यहाँ पर बस इसको एक काम करते हैं, इतने इतने पे अप्लाई हो जाएंगे, वेक्टर पे अप्लाई नहीं होंगे क्योंकि वो लीगेसी मेथड को यूज करता है। इतने पे अप्लाई हो जाएंगे, लेकिन इनके एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, डी क्यू, हैश सेट, ट्री सेट, इन क्लासेस के खुद के भी कुछ मेथड्स होंगे, कुछ मेथड्स से ज्यादा नहीं। ठीक है, कुछ मेथड्स होंगे, एक्स्ट्रा मेथड जो हैं वो इन क्लासेस के भी रहेंगे, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन ये जो मेथड्स लिखे हैं ना, ये सभी पे अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, वेक्टर को छोड़ के सभी पे अप्लाई होते हैं। ओके, नेक्स्ट, इन मेथड्स के रिटर्न टाइप आपको पता होना चाहिए। अगर आपके कलेक्शन में कोई डेटा या कोई एलिमेंट ऐड हुआ है, तो हुआ है या नहीं हुआ है, ये बताएगा कौन, ऐड। रिटर्न टाइप क्या है ऐड, ऐड मेथड का, बुलियन। ऐड ऑल का भी रिटर्न टाइप क्या है, बुलियन। रिमूव हुआ क्या, हाँ भाई हुआ, बुलियन। रिमूव ऑल, क्या सारे रिमूव हो गए, ट्रू या फॉल्स में आंसर आएगा। ठीक है, अब आते हैं साइज। आपके कलेक्शन का साइज यानी कि लेंथ कितनी है, तो लेंथ कैसा होगा, इंटीजर फॉर्म में। ठीक है, लेंथ होगा इंटीजर फॉर्म में। सारा डेटा या सारे एलिमेंट कलेक्शन से हटा दो, तो हटा दो तो कुछ मिलेगा क्या, रिटर्न टाइप क्या है इसका, वॉइड। कंटेन्स, ठीक है, कोई एलिमेंट आप ढूंढ रहे हो कलेक्शन में है या नहीं, कौन बताएगा, कंटेन्स, तो इसका भी रिटर्न टाइप क्या है, बुलियन। फिर आते हैं आइट्रेटर। आइट्रेटर मेथड का जब आप यूज करोगे तो रिटर्न में भी आपको क्या मिलेगा, आइट्रेटर, रिटर्न में आपको मिलेगा आइट्रेटर क्लास, आइट्रेटर इंटरफेस का ऑब्जेक्ट। ठीक है, आइट्रेटर, तो ये याद रखने का, आइट्रेटर मेथड का यूज करोगे रिटर्न में क्या मिलेगा, आइट्रेटर इंटरफेस का ऑब्जेक्ट। फिर आते हैं इज एम्प्टी, क्या खाली है क्या, पहले से पता करना है हमें, क्या कलेक्शन खाली है क्या, यस और नो में आंसर आएगा। ठीक है, इक्वल्स, क्या पहला वाला कलेक्शन दूसरे कलेक्शन से, या पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बराबर है क्या, इक्वलिटी चेक करना है, तो भी रिटर्न टाइप क्या होगा इसका, बुलियन। तो देखिए आधे से ज्यादा का तो बुलियन है, जो अलग है वो कौन सा है, साइज, तो लेंथ निकाल के लेके आ जाओगे, खत्म करना है यानी कि जितने भी एलिमेंट है वो अब उनको हटाने हैं, तो क्लियर। बचा क्या, आइट्रेटर, यही आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया होगा, बाकी तो इजी है। ठीक है, ये भी इजी है। आप एनहेंस फॉर लूप यूज करते हो ना, एनहेंस फॉर लूप की जगह जावा ने क्या बना दिया है, आइट्रेटर इंटरफेस।
ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ it is equivalent to enhance for loop, enhance for loop के इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इक्विवेलेंट के बराबर है ये enhance for loop, सॉरी enhance for loop के बराबर है ये आइटरेटर। ओके, तो जो आप enhance for loop या for each loop का यूज करते थे उसकी जगह जावा ने क्या बना दिया है, आइटरेटर इंटरफेस। तो इसको भी हम परफॉर्म करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट, या आइटरेटर इंटरफेस क्या है इसको मैं बता ही देता हूँ, चलो। ठीक है, ये आइटरेटर क्या है, एक इंटरफेस है। तो ये है क्या सर, इट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ iterating the elements in a forward direction। ठीक है, ये आइटरेटर इंटरफेस आपको एलिमेंट्स को आइटरेट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। किस डायरेक्शन में, सिर्फ ये वर्क कहाँ करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब इनहेंस फॉर लूप भी तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही वर्क करता है ना। ओके, अब इस आइटरेटर इंटरफेस के मेथड्स, इस आइटरेटर इंटरफेस के मेथड्स कौन से हैं, हैज नेक्स्ट, हैज नेक्स्ट एंड नेक्स्ट। एक और होता है रिमूव, जिसको रेयरली यूज किया जाता है ना, तो वो छोड़ दीजिए भले। हैज नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है, आपके पास कोई एलिमेंट रखा है, ए ए बी सी डी, ये चार एलिमेंट आपके पास है। बाय डिफॉल्ट कर्सर कहाँ पर होगा, इस ए के आगे, ये चमक रहा है कर्सर। अब यहाँ पर हमने क्या पूछा, हैज नेक्स्ट, क्या भाई कर्सर के बाद कोई एलिमेंट है क्या, क्या इस कलेक्शन में एलिमेंट है, हाँ है। तो क्या दिया इसने, ट्रू। ओके, ट्रू। अब इस एलिमेंट को निकाल के लाना है तो क्या यूज करेंगे हम, नेक्स्ट। अब यहाँ खड़े खड़े पता कौन कर रहा है, हैज नेक्स्ट, क्या भाई एलिमेंट है, तो हाँ है। ठीक है, मतलब हैज नेक्स्ट का रिटर्न टाइप क्या हुआ, बुलियन। ठीक है, अब यहाँ खड़े होके तो पूछ लिया हैज नेक्स्ट अगला एलिमेंट है क्या, लेकिन इस एलिमेंट को निकाल के लाना है तब क्या यूज करेंगे, नेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर रिटर्न टाइप क्या होगा इसका, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब जिस भी टाइप की वैल्यू है, स्ट्रिंग टाइप की है, इंटीजर टाइप की है। ओके, अब ये वैल्यू निकल के आ गई। अब कर्सर कहाँ पर आ गया, नेक्स्ट पे। अब पूछा वापस हैज नेक्स्ट, क्या अगली वैल्यू है, तो हाँ है। तो क्या करा, अगली वैल्यू निकाल दी, किसके थ्रू, नेक्स्ट के। ठीक है, तो ये मेथड्स हैं इसके आइटरेटर इंटरफेस के। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आते हैं एरे लिस्ट। ठीक है, अब आपको कलेक्शन के बारे में तो समझ में आ गया। ठीक है, क्या है कलेक्शन इंटरफेस, है ना। कलेक्शन इंटरफेस क्या है, इसके मेथड्स कौन कौन से हैं, फिर आते हैं इस मेथड को एक्सटेंड कौन कर रहा है, लिस्ट, क्यू एंड सेट। और सबसे पहले पढ़ेंगे हम लिस्ट इंटरफेस। ओके, लिस्ट इंटरफेस, तो लिस्ट इंटरफेस को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली क्या पढ़ो, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट और वेक्टर। तो डायरेक्टली हम जंप कर रहे हैं एरे लिस्ट, एरे लिस्ट क्लास। अच्छा, एक पॉइंट मैं बताना भूल गया, यूज java dot util पैकेज, यूज, या ऐसा लिख देते हैं, ऑल ऑल कलेक्शन फ्रेमवर्क classes and interfaces are stored in java.util
पैकेज। तो जितनी भी क्लासेस, जितने भी इंटरफेसेस है, ये सब कहाँ स्टोर होंगे? जावा डॉट यूटिल पैकेज में। ठीक है, जावा डॉट यूटिल पैकेज में स्टोर रहेंगे। क्लियर? तो हम जब कलेक्शन यूज करेंगे तो क्या इंपोर्ट कराना पड़ेगा? जावा डॉट यूटिल से क्लासेस। ठीक है, एरे लिस्ट क्लास। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा एरे लिस्ट क्लास। ओके, तो सर एरे तो हमने पढ़ा था, लेकिन एरे में खामियां क्या थी? एरे में खामी ये थी कि आपको पहले से साइज देना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर साइज देने की आपको जरूरत नहीं है। आप जितनी वैल्यू डालोगे उतना साइज इंक्रीमेंट होता जाएगा। मतलब कि जो पुराना जो एरे था उसमें साइज क्या था? स्टैटिक। लेकिन ये एरे लिस्ट क्या है? डायनामिक एरे क्रिएट करती है। ओके, तो आपको साइज पहले से देने की जरूरत नहीं। क्लियर? तो ये पॉइंट पहला वाला हम लिख लेते हैं। इट यूजेस अ डायनामिक एरे फॉर स्टोरिंग एलिमेंट्स। एलिमेंट्स मतलब डेटा। ठीक है, बट नॉर्मल एरे में क्या होता था? देयर इज, अच्छा मैं इधर ही लिखता हूँ, देयर इज नो साइज लिमिट। कोई साइज लिमिट नहीं। ठीक है, आप ऐड और रिमूव करो किसी भी टाइम पे, आपको साइज पहले से देने की जरूरत नहीं है। इट इज मोर फ्लेक्सिबल देन ट्रेडिशनल एरे। नेक्स्ट आते हैं भाई, इसकी वजह से इट इज मोर फ्लेक्सिबल देन ट्रेडिशनल, यानी कि जो हम एरे यूज करते हैं नॉर्मल एरे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। ओके, अब कुछ चीजें मैं यहाँ पर आपको लिख पा रहा हूँ, फिर से आप स्क्रीनशॉट कीजिएगा। पहले लिख लेते हैं। लिस्ट इंटरफेस हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या क्या चीजें अलाउड रहती है और क्या अलाउड नहीं है। ओके, लिस्ट इंटरफेस में क्या अलाउड है और क्या अलाउड नहीं है, उसके बारे में हम कुछ डेटा लिखेंगे। ठीक है, तो क्या क्या अलाउड हो सकता है, क्या क्या अलाउड नहीं हो सकता, देखिए। लिस्ट इंटरफेस में डुप्लीकेट एलिमेंट्स आर अलाउड। डुप्लीकेट एलिमेंट्स अलाउड होते हैं। ठीक है, लिस्ट इंटरफेस में। अब जब लिस्ट इंटरफेस में डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउड है, तो इसका मतलब एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट और वेक्टर में भी डुप्लीकेट एलिमेंट अलाउड होंगे। ठीक है, कैन हैव डुप्लीकेट वैल्यूज, इट कैन हैव डुप्लीकेट वैल्यूज। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट है, नेक्स्ट एक काम करते हैं हम, एरे लिस्ट में ही उसको डाल के फिर चेक कर लेंगे। काम करते हैं, मैं डायरेक्ट देखिए, डुप्लीकेट वैल्यू इसमें अलाउड होती है लिस्ट में, लेकिन सेट में डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड नहीं होती, तो उसको सेट में हम। ओके, तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पर भी लिखें। एरे लिस्ट contains, it contains duplicate elements। नेक्स्ट पॉइंट, जिस ऑर्डर में आपने वैल्यू डाली है उसी ऑर्डर में वैल्यू आपको दिखेगी, जिसको क्या बोलते हैं? इंसर्शन ऑर्डर। तो एरे लिस्ट मेंटेन इंसर्शन ऑर्डर। इंसर्शन ऑर्डर मतलब जिस ऑर्डर में आपने इंसर्ट किया है उसी ऑर्डर में वैल्यू शो होगी, लेकिन सेट इंटरफेस में ऐसा नहीं होता। ओके, इट इज नॉन सिंक्रोनाइज्ड। इट इज नॉन सिंक्रोनाइज्ड। नॉन सिंक्रोनाइज्ड का मतलब ये है कि थ्रेड जो है वो एक बार में कई सारे एरे लिस्ट को एक्सेस कर सकता है। कई सारे या ऐसा बोल सकते हैं मल्टीपल थ्रेड्स एक साथ एरे लिस्ट को, एक एरे लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं।
तो ये कहलाता है नॉन सिंक्रोनाइज। लेकिन अगर हम ऐसा बोलें कि सिर्फ एक थ्रेड एक बार में एक ही लिस्ट को अगर एक्सेस करे तो वो क्या क्या कहलाएगा, सिंक्रोनाइज। ठीक है, तो सिंक्रोनाइज और नॉन सिंक्रोनाइज याद रखिए। ठीक है, सिंक्रोनाइज और नॉन सिंक्रोनाइज मतलब एक से ज्यादा थ्रेड एक साथ किसी लिस्ट को अगर एक्सेस कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, नॉन सिंक्रोनाइज, सिंक्रोनाइज नहीं। ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन नहीं। अच्छा, अब ये एरे है, तो नॉर्मल जो एरे है, एरे होता है हमारा, वो इंडेक्स बेसिस पे वर्क करता है। तो क्या एरे लिस्ट में जो एलिमेंट अगर हमको निकालने हैं, रखने हैं, तो क्या ये भी इंडेक्स बेसिस पे वर्क कर सकते हैं? तो एरे, यहाँ हम ऐसा बोल सकते हैं कि इट वर्क्स ऑन इंडेक्स बेसिस, इंडेक्स बेसिस से ये वर्क कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब एरे लिस्ट का एक एग्जांपल हम क्रिएट करें और कुछ मेथड्स हम लगाएं। मेथड भी हमारे पास है, हमारे पास एरे लिस्ट क्लास है, तो अब कुछ एग्जांपल इसके क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या यूज करना है, एरे लिस्ट। तो इंपोर्ट करा लो, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एरे लिस्ट। ठीक है, जावा डॉट यूटिल डॉट एरे लिस्ट। नाउ अब एरे लिस्ट का हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो कैसे क्रिएट करेंगे, एरे लिस्ट। ठीक है, एरे लिस्ट, और फिर यहाँ पर हमें ब्रैकेट बनाने होंगे। ये ब्रैकेट क्यों, यानी कि इस लिस्ट में आपको किस टाइप का एलिमेंट चाहिए, तो हमने बोल दिया हमें स्ट्रिंग टाइप का एलिमेंट चाहिए। ठीक है, एरे लिस्ट में, एरे लिस्ट में किस टाइप का डेटा चाहिए, तो ये आप ब्रैकेट में लिखो। इसको बोलते हैं, ब्रैकेट में जब आप लिखते हो तो जो भी आप डेटा टाइप लिखते हो वो कहलाता है आपका रेफरेंस टाइप। ठीक है, यानी कि एरे लिस्ट किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है। नाम लेते हैं ए एल इक्वल टू न्यू, इसको बोल देते हैं A1, A1 न्यू एरे लिस्ट, और कंस्ट्रक्टर में बनाना है तो स्ट्रिंग टाइप का, और कंस्ट्रक्टर के लिए ब्रैकेट। ठीक है, एरे लिस्ट स्ट्रिंग टाइप का A1 इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट स्ट्रिंग टाइप। ओके, अब ये एरे लिस्ट हमारी बन गई। मैं आपको बता देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये क्या है, क्लास का नाम, एरे लिस्ट क्लास का नाम। ये जो लिखा है ब्रैकेट में, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, रेफरेंस टाइप। ठीक है, इसे हम बोलते हैं रेफरेंस टाइप। मैं भी आपको जेनरिक भी बताऊंगा तो जेनरिक में और क्लियर हो जाएगा आपको कि क्यों लिखा जाता है। ठीक है, ये जो पार्ट है इसको कहते हैं हम रेफरेंस टाइप। ठीक है, रेफरेंस टाइप, तो अंदर जो भी आप लिखोगे वो क्या होगा, क्लास का नाम। अब क्लास कौन सी, या तो रैपर क्लास का नाम या तो स्ट्रिंग क्लास का नाम। तो रैपर क्लास कितनी होती है, 8 रैपर क्लासेस होती है। ठीक है, 8 रैपर क्लासेस होती है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, मैं रुको रुको रुको, मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ कि चलो चेंज कर देते हैं। कि यहाँ जो भी आप लिखोगे वो क्या होगा, या तो आप रैपर क्लास का नाम लिखो या स्ट्रिंग क्लास का नाम लिखो। तो हमने भी क्या यूज किया, स्ट्रिंग। रैपर क्लास कौन कौन सी होती है, इंटीजर, कैरेक्टर, बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल एंड बुलियन। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है आपको, रैपर क्लास और स्ट्रिंग। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में लिख के बताइए।
सर अनम्यूट कीजिए सर। PQR। अब तुम समझ तो आ ही गया हो ना भाई, ये फिर से रिपीट करूँ? अब वो गलती से अनम्यूट नहीं करता। नहीं सर, समझाइए सर, अच्छा समझ। अरे वाह यार, देखो, एरे लिस्ट आपने क्रिएट किया, एलिमेंट्स को आपने ऐड कर दिया। अब ऐड कर दिया, उसके बाद आपने क्या किया, डायरेक्टली प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो इतना पार्ट में आ जाता हूँ। ठीक है, ये प्रिंट हो गया। तो प्रिंट कैसे हुआ, देखिए यहाँ पर बिग ब्रैकेट आपको यहाँ पर शो हुआ और डायरेक्टली वैल्यूज को आपने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। ऐसी वैल्यू प्रिंट हो गई। अब हमने क्या किया कि A1 से रिमूव करो 0। तो ये 0 इंडेक्स पे है, ये 1 इंडेक्स पे है, ये 2 इंडेक्स पे है, ये 3 इंडेक्स पे है, ये 4 इंडेक्स पे। ठीक है, अब हमने क्या बोला, क्या रिमूव कर दो 0 को, और 0 को रिमूव करने के बाद प्रिंट कराओ वैल्यू ऑफ A1। ठीक है, वैल्यू ऑफ A1 प्रिंट कराओ। तो कंपाइल एंड रन। तो ये तो हमारा ओरिजिनल A1 था। फिर हमने क्या किया, बोला कि रिमूव करो 0 को। तो 0 इंडेक्स पे क्या था, ABC। तो ABC छोड़ के सारे प्रिंट हो गए। ठीक है, लेकिन क्या हम ऐसा कर सकते हैं, A1 डॉट रिमूव एलिमेंट, हम डायरेक्टली क्या एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं? क्या डायरेक्टली हम रिमूव में स्ट्रिंग टाइप वैल्यू पास कर सकते हैं? कंपाइल हो गया, रन भी हो गया। ठीक है, लेकिन आप देखिए क्या रिमूव हुआ, PRQ। अब PRQ तो है ही नहीं, तो कुछ रिमूव नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ रिमूव नहीं हुआ तो क्या आपको कुछ एरर दिया? एरर नहीं दिया। ठीक है, नो एरर, नो एरर। ठीक है, नो एरर इफ एलिमेंट इज नॉट फाउंड। ये एरर नहीं दिया। देखिए कहीं एरर मिला क्या आपको? नहीं भाई, उसको मिला ही नहीं, PRQ, तो उसने कोई एरर दिया ही नहीं। लेकिन अगर हम यहाँ पर लिख देते कि रिमूव कर दीजिए PQR। अब PQR तो है, अब PQR है तो क्या रिमूव कर सकते हैं? कंपाइल एंड रन। तो PQR भी यहाँ से क्या हो गया, हट गया। लेकिन सर एक से ज्यादा PQR होते, जैसे कि एक यहाँ दे दिया और एक यहाँ दे दिया, एक से ज्यादा PQR होते तो क्या दोनों रिमूव हो जाते, क्या पहला ऑकरेंस ही रिमूव होता? चलिए देखते हैं, कंपाइल एंड रन। कितने PQR हैं इसमें, 1 और 2। ठीक है, हमने क्या बोला कि रिमूव कर दो 0 को, तो ठीक है, ABC रिमूव हो गया। हमने बोला कि PQR को रिमूव कर दो, तो PQR सिर्फ फर्स्ट ऑकरेंस ही रिमूव होगा। ठीक है, सेकंड ऑकरेंस रिमूव हुआ क्या? नहीं। इफ इफ डुप्लीकेट values are found, then it only removes first occurrence। ठीक है, सिर्फ क्या रिमूव करेगा ये, फर्स्ट ऑकरेंस। if duplicate values are found, then it only remove first occurrence, सेकंड ऑकरेंस रिमूव नहीं करेगा। तो यहाँ पर रिजल्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या आएगा, XYZ P, सॉरी XYZ EFG और WXY। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट और कौन से मेथड थे, कहाँ गए? अच्छा, रिमूव देखा आपने, ऐड देखा। ऐड ऑल रिमूव ऑल, ये लास्ट में मैं आपको बताऊंगा साइज। ठीक है, साइज और क्लियर, ये देखते हैं साइज और क्लियर। अब जहां पर हम पूछ लेते हैं कि A1 डॉट साइज, ठीक है, दो जगह पूछ लेते हैं A1 डॉट साइज, यानी कि रिमूव वाला ऑपरेशन करवाने से पहले और रिमूव वाला ऑपरेशन कराने के बाद। ठीक है, तो रिमूव करने से पहले साइज पूछ लेते हैं और रिमूव करने के बाद साइज पूछ लेते हैं। ठीक है, तो रिमूव करने के पहले कितना था, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर कितना आना चाहिए, 6। लेकिन रिमूव करने के बाद अब कितने एलिमेंट रिमूव हुए, एक, दो, दो एलिमेंट रिमूव हुए। टोटल कितना थे, 6, 6 माइनस 4, सॉरी 6 माइनस 2 कितना हुआ, 4। तो यहाँ पर 4 एलिमेंट्स क्या हो चुके हैं, रिमेनिंग बचे। ठीक है, तो देखें, कंपाइल एंड रन। साइज कितना दिया, रिमूव करने से पहले साइज था 6, लेकिन रिमूव करने के बाद साइज कितना हो गया, 4। ठीक है, तो 6 and 4
ये दो आंसर आपके हुए। ओके, नाउ अब और कौन सा मेथड? कंटेन्स। अच्छा मैं ये बता देता हूँ, हाँ कंटेन्स। तो सारे आपके मेथड्स हो जाएंगे इसमें, कंटेंट्स पे आते हैं। A1 dot contains WXY। तो बताइए आउटपुट क्या आएगा? क्या A1 नाम की एरे लिस्ट में, A1 नाम की एरे लिस्ट में WXY है क्या? हाँ जी आंसर बताइए चैट बॉक्स पे। कंटेन्स का रिटर्न टाइप क्या होता है, ट्रू और फॉल्स? तो आंसर क्या होगा? ओके, क्या देगा? ट्रू। ट्रू, वेरी गुड। एक और पूछते हैं आपसे, अब बताइए आउटपुट क्या देगा? फॉल्स। लोग बोल रहे हैं फॉल्स, कोई बोल रहा है ट्रू। पहले तो ये तो देखो पी आर क्यू है क्या? यहाँ तो पी क्यू आर बचेगा ना, पी आर क्यू है क्या? तो क्या ट्रू देगा या फॉल्स देगा? कंपाइल। अब देखिए क्या दे दिया इसने, एक मिनट रुकिएगा रुकिएगा, एक गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई। अब सही, कंपाइल एंड रन, क्या दिया? फॉल्स। भाई ये डेटा है ही नहीं। क्या A1 में ये पी आर क्यू है? अरे बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल नहीं है। क्या देगा? फॉल्स देगा ना यार। वेरी गुड, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, कंटेंट्स आपने देखा, अब हम देखते हैं इज एम्प्टी एंड इक्वल्स। इज एम्प्टी एंड इक्वल्स। A1 डॉट इज एम्प्टी। A1 डॉट इज एम्प्टी। क्या A1 खाली है? नहीं भाई, भरा हुआ है। कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है, भरा हुआ है ना, मतलब फॉल्स, खाली नहीं है। लेकिन अब हम यहाँ क्या कर दें, A1 डॉट क्लियर। A1 डॉट क्लियर। अब क्लियर कर दिया, A1 को पूरा साफ कर दिया, हटा दिया। अब फिर पूछ रहे हैं कि इज एम्प्टी, क्या खाली है? तो बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा? ट्रू, खाली है। चलिए देखिए आउटपुट क्या मिलता है। कंपाइल एंड रन, फॉल्स देन ट्रू। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मेथड के नाम भी लिख देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो। ये साइज के लिए था, कॉन्टेक्ट। देन ये कंटेन्स के लिए है, ठीक है, ये भी कंटेन्स के लिए है। ये एम्प्टी, ये एम्प्टी के लिए है, ठीक है? और ये भी एम्प्टी के लिए। कंपाइल एंड रन। पहले तो हमने खाली करने से पहले हमने पूछा क्या A1 लिस्ट खाली है, तो क्या बोल दिया? नहीं, खाली नहीं। लेकिन हमने क्या किया, A1 को क्लियर कर दिया पूरा, ठीक है, हटा दिया, साफ कर दिया, और फिर पूछा कि A1 खाली है, तो क्या बोला? ट्रू। हाँ भाई खाली है।
ठीक है, तो आपका क्या हो गया, क्लियर भी यहाँ पर हो गया और इज एम्प्टी भी यहाँ पर मिल गया, और इसका आंसर क्या मिला आपको, ट्रू। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट, ओके टाइम हो गया क्या आप लोगों का, 2 बज गए हैं। नेक्स्ट और भी क्लास हुई है। हेलो, यस कोई टाइम फिनिश हो गया ना फिर हमारा? तो बात नहीं, बाकी के मेथड हम नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। इतना मैं एग्जांपल आपको, अभी कोई जाइएगा नहीं, अटेंडेंस मैं भी आपके लूँगा।